पाकिस्तान से जो चाइनीज़ हैं वो यहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, दुल्हन बनाकर चाइना ले जाते हैं। गुर्बत और पैसा कि जब एक घर में 5-6 बच्चियां हैं, शादी नहीं हो रही, तो फिर अब देखें बदकिस्मती ये है कि गैर मुस्लिम के साथ भी बच्चियां शादी करने को तैयार हो जाती हैं। 40 लाख से 1 करोड़ रुपए में ये डील होती है जो ब्रोकर को मिलती है, और जो फैमिली है उसे कोई 5 या 6 लाख मिलते हैं, और लड़की को यहाँ से शादी करके वहाँ ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर भी अलग मसले हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी करवाई जाती है। तो आपने तो सिर्फ यहाँ की बात कर दी ना, चीन की, कि चीन वाले हमारे अपने मुसलमान लड़के जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से ले जाएंगे और फिर पासपोर्ट उनके ले लिए जाते हैं और उसके उनको ये धंधा कराना शुरू करा दिया जाता है। अच्छा, आपने ह्यूमन स्मगलिंग या ये लड़कियों की जो स्मगलिंग है, इस तरह के वाक़यात अपनी सर्विस में देखे? एक बच्ची अगवा होती है इस तरह कि वो बैठी हुई है, वो उपले जो होती है, थापियाँ कहते हैं हम, वो बना रही थी, अचानक गायब हो गई और किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। 1.5 साल गुजरने के बाद एक दिन किसी वकील साहब के हत्थे चढ़ गई, तो उसने रिट कर दी जी अदालत में कि बच्ची बरामद नहीं हो रही। ज़ाहिर है जाना था, मरता क्या ना करता, भाग तो हम सकते नहीं है। ले जी मैं पेश हुआ जज साहब के, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी उसी तरह। उन्होंने कहा जी जितनी लड़कियां पाकिस्तान से दुबई गई हैं सारी वापस लेके आओ। मैं डीपीओ साहब का मुंह देखूं, वो मेरा मुंह देखें। फिर हम बाहर आ गए जी। उन्होंने कहा जी सारी लड़कियां ढूंढो। हर कंजर को फिर सर्च किया गया कि यहाँ किन किन की लड़कियां दुबई हैं। अब जो लड़कियां दुबई गई हुई हैं कहाँ वापस आती हैं यार हमारे कहने पे। कोयटा की डॉक्टर महानूर नासिर जिनके चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया, उसके बाद लाहौर की आयशा घरेलू मुलाजमा जिसको हवस का निशाना बनाया गया, कराची की वो खतून जिसको 64 साला बाबे ने इसलिए मार दिया कि वो कहते हैं कि लेन देन का मामला था, और उसके बाद हम देखते हैं झंग की इशाल फातिमा जिसको 4 दिन बाद हॉस्पिटल में ले जाया गया और फिर उसकी जान चली गई। अब इशाल फातिमा के साथ ऐसा क्या हुआ? क्या मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया गया या ड्रग्स दिए गए? ये सब कुछ तो हम जानेंगे अगले पॉडकास्ट में, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा देकर चाइना लेकर जाया जा रहा है, और चाइना में उनसे क्या क्या काम करवाए जाते हैं, किस तरह से उनसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जाती है, उन्हें गुलाम बना कर रखा जाता है। आज के पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान से लड़कियों को कैसे बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है, उन लड़कियों के साथ वहाँ क्या कुछ होता है, क्या वो लड़कियां अपनी मर्जी से भी ऐसा कुछ करती हैं या ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया जाता है। ये सब कुछ जानिए आज के इस पॉडकास्ट में अजीज़ुल्लाह खान साहब से। सर, हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि किस तरह से गैर कानूनी तौर पे गुर्दे बेचे जाते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखी कि इस्लामाबाद के एक स्लम एरिया में एक बच्ची जो है वो चाइनीज़ बोल रही है। जब इस केस पे मैंने रिसर्च की तो पता चला कि पाकिस्तान से जो चाइनीज़ हैं वो यहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं, दुल्हन बनाकर चाइना ले जाते हैं, और ये पूरा एक सिस्टम है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ रहा है। मैंने भी कुछ तस्वीर देखी, अब लेटेस्ट नहीं थी, कुछ पुरानी थी। उसमें ये है कि जो चाइनीज़ हैं वो शादियां कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इलीगल भी यहाँ लड़कियां रखी हुई फ्रेंडशिप के तौर पे। बात वही आ जाती है गुर्बत और पैसा कि जब एक घर में 5-6 बच्चियां हैं, शादी नहीं हो रही, तो फिर अब देखें बदकिस्मती ये है कि गैर मुस्लिम के साथ भी बच्चियां शादी करने को तैयार हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने ज़्यादातर वैसे देखा है, जो रिपोर्ट भी किया गया, कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको टारगेट करते हैं, उनको बेवकूफ़ इस तरह से बनाते हैं कि कहते हैं ये जो चाइनीज़ है ये कन्वर्ट हो गया है, ये क्रिश्चियन बन गया है, शादी करते हैं, और उसके बाद जब चाइना लेकर जाते हैं पता चलता है कि ये क्रिश्चियन भी नहीं है। तो अली, तो फिर मुसलमान बनने में कितनी देर लगती है यार? मुसलमान ही बनना है ना शादी के लिए। और उनके सामने उनके लिए तो यानी नौज़बिल्ला वो तो अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से चाइनीज़ मुसलमान भी हैं, इसमें ये नहीं है कि मुसलमान नहीं है, लेकिन मोस्टली जो उनकी वो है वो तो अल्लाह को नहीं मानते। बल्कि कल मैं देख रहा था, हमारा एक सराकी एंकर है, अब नाम मेरे ज़हन में नहीं है, वो तो पूरे चाइना दिखाता है, उधर ही रहता है, और एक मोहल्ला दिखा रहा था, कह रहा था यहाँ 2000 मुसलमान हैं। एक गाँव दिखा रहा था वो, चीन का नाम कुछ ले रहा था, मुश्किल सा नाम है। तो वहाँ उसने कहा जी मसाजिद बाहर हैं लेकिन लाउड स्पीकर जो हैं वो लगे हुए हैं।
तो मुसलमान भी तो हो सकता है जिसने शादी की हो, या मुसलमान होना जैसे मैं कह चुका हूँ कलमा ही पढ़ना है ना, कलमा पढ़ के आप मुसलमान हो गए, जब मुकर जाएं आप वहाँ चीन में जाके मुकर जाएं, शादी करने के लिए आपने कर दिया। और जो आपने बात की है क्रिश्चियंस वाली, वो भी इसी तरह है। अब क्रिश्चियंस में भी एक ही है ना कि जी अहले किताब से वो शादी कर सकते हैं। अब मुसलमानों में भी यही है कि अहले किताब से आपकी शादी हो सकती है। मर्द शादी कर सकता है किसी अहले किताब लड़की से, ठीक है, उसमें यहूदी भी है, उसमें ईसाई भी है। लेकिन औरत के लिए जो है उसका मुसलमान होना लाजमी है, वो मुसलमान होगा। तो इस तरह के ये केसेस हैं। अब जो बात आपने की वो इसी तरह ही चल रहा है, और वो ले जाते हैं फिर छोड़ देते हैं। कुछ एक मैंने देख रहा था कि प्रेग्नेंट हो गई है लड़की, उसके बाद वो वापस आई, उसे छोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब ये चाइनीज़ पाकिस्तान अगर शादियां कर रहे हैं, चाइना में क्यों नहीं करते? वहाँ पर भी तो लड़की मिल सकती है। अच्छा अली, जो अभी लेटेस्ट है ना कि वहाँ वन चाइल्ड की जो पाबंदी लगी है कि आपने एक ही बच्चा पैदा करना है, तो उसमें उसकी वजह से लड़कियों की सुना है कमी हो गई है वहाँ। अब वहाँ कमी है तो जो वहाँ लड़कियाँ हैं वो किसी आम आदमी से शादी करने को तैयार नहीं होती हैं। होता कुछ यूँ है कि जी फिर वो देखेंगी गाड़ी हो, अच्छा लिविंग हो, बाकी चीज़ें हों, वो उनसे शादी करती हैं। जो बाकी लोग हैं, ज़ाहिर है वो फिर इंसान है, तो वो फिर यही कोशिश करते हैं कि इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में यहाँ गुर्बत है, तो आपको जो गरीब लड़की है वो मिल जाती है, और वो उससे फिर शादी कर लेते हैं, और फिर वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर जब चाहे छोड़ दें, अगर रखना है तो फिर साथ भी ले जाते हैं। वो उनका जो कानून है उनमें इजाज़त होगी वो साथ लेके जाने की। लेकिन मोस्टली मैंने यही देखा है कि वो कुछ अरसे बाद लड़कियां वापस ही हो जाती हैं। अच्छा, रिपोर्ट एक सामने आई थी जिसके अंदर बताया गया कि लड़कियां जो हैं वो पूरा जो एक सिस्टम ये चल रहा है, किसी ब्रोकर के ज़रिए ये चर्च के बाहर देख लेते हैं किसी लड़की को, किसी इवेंट में देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 40 लाख से 1 करोड़ रुपए में ये डील होती है जो ब्रोकर को मिलती है, और जो फैमिली है उसे कोई 5 या 6 लाख मिलते हैं, और लड़की को यहाँ से शादी करके वहाँ ले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर भी अलग मसले हैं, प्रोस्टिट्यूशन भी करवाई जाती है। अली ये बात तो बिल्कुल सही है, जो लड़की अब जाएगी यहाँ से उसे ले जाया जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन भी कराई जा सकती है। आप तो सिर्फ चीन की बात कर रहे हैं, मैंने बड़ी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिन जो बाहर लोग रहते हैं यहाँ से लेके यूके ले जाते हैं, किसी और मुल्क में ले जाते हैं, वहाँ जाके प्रोस्टिट्यूशन कराते हैं। तो आपने तो सिर्फ यहाँ की बात कर दी ना चीन की, कि चीन वाले हमारे अपने मुसलमान लड़के जो बाहर से आते हैं वो यहाँ से ले जाएंगे, और फिर पासपोर्ट उनके ले लिए जाते हैं, और उसके उनको ये धंधा कराना शुरू करा दिया जाता है। अच्छा, आपने ह्यूमन स्मगलिंग या ये लड़कियों की जो स्मगलिंग है, इस तरह के वाक़यात अपनी सर्विस में देखे? कोई आपने पकड़े इस तरह से? यार पुलिस केस एक्चुअली ये बनता नहीं है, क्योंकि पुलिस की डोमेन नहीं है, ये एफआईए ज़्यादा करती है। आप देख लेना ये सारे केसेस, चाहे ये ह्यूमन ट्रैफिक के हैं, इसी तरह जो डंकी लगाते हैं वो हैं, जो पासपोर्ट को डील करते हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, ये बाकी सारे हैं। ये क्योंकि एफआईए देखती है केसेस। और हमारी फिर वही बात करूँगा कि एफआईए के पास नफरी नहीं है, एफआईए के पास टाइम नहीं है, एफआईए के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो जब वो केसेस वो प्रेफर करते हैं ऊपर कि जी कौन से केस को देखना है, तो उनके पास वो केसेस होते हैं जिन पे वो जल्दबाजी करते हैं या फुर्तियाँ दिखाते हैं, जो जहाँ किसी का प्रेशर होगा, हुकूमती प्रेशर होगा या पैसा होगा। तो आम केसेस हैं, एक बच्ची की क्या होने यार जिसको अगवा करके ले गया और अकेली को वापस कर दिया गया। हाँ, बहुत सी लड़कियां हों, सोशल मीडिया पे आ जाए, शोर मच जाए, फिर शायद एफआईए भी हरकत में हो। लेकिन मोस्टली ये ऐसे केसेस पड़े रहते हैं और डंप होते हैं जी, फाइलें उसी तरह पड़ी रहती हैं। आप एक केस बता रहे थे कि दुबई में जिस तरह से लड़कियां जाती हैं और वहाँ पर उनसे डांस क्लब में डांस करवाए जाते हैं या प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है, वो केस आपने एक कवर किया था। अच्छा अली, ये बड़ा मज़े का केस है, मैं पूरी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। 2017 में मेरी पोस्टिंग हो गई थी ननकाना साहब जी। मैं डीएसपी था और 18 में मेरी रिटायरमेंट होती है, मई 18 में। तो वहाँ 2017 के एंड की बात है, दिसंबर था। तो एक दिन वो मेरा इंस्पेक्टर था थाने का, तो वो आया, उसने कहा सर एक बच्ची अगवा हुई थी आज से कोई 1.5 साल पहले। तो वो पर्चा हमने दिया, मुलजिम भी वो जो जिन पे शक था उन्हें गिरफ़्तार किया, और उसके बाद हमने उनको तफ्तीश की तो वो गुनाहगार नहीं थी, वो उस्तानिया थी। एक बच्ची अगवा होती है इस तरह, बल्कि अपनी मर्ज़ी से जाती है कि वो बैठी हुई है, वो उपले जो होती है, थापियाँ कहते हैं हम, वो बना रही थी, अचानक गायब हो गई और किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। 1.5 साल गुजरने के बाद एक दिन किसी वकील साहब के हत्थे चढ़ गई, मेरे जैसा वकील होगा, तो उसने
रिट कर दी जी अदालत में कि बच्ची बरामद नहीं हो रही। अब वाला दौर नहीं है, अब तो जितना मर्जी आप कर दें, जो बंदे गैब हैं वो गैब ही रहना है। उस वक्त एक जज साहब थे जो बाद में सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें वहाँ से भागना पड़ा क्योंकि उनके ख़िलाफ़ बहुत से एलिगेशंस थे, और जब उनका केस गया था जुडिशल उसमें, तो सुप्रीम जुडिशल में, तो वो वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, वो आ गए थे जी। गुजरांवाला के रहने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेता। जज साहब बड़े सख्त मशहूर थे जी, सफ़ेद उनके बाल, बड़ी शख्सियत, और हर बंदे को वो बेइज्जत करते थे अदालत में जी। उनकी ये खासियत थी कि अदालत में उन्होंने बेइज्जत करना ही करना है, चाहे कोई भी चला जाए। 1 मिनट में वो आईजी को बुलाते थे, 1 मिनट में वो डीजी को बुला देते, और कला बेचारे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर डीएसपी की तो औकात ही कोई नहीं थी ना जी। अब उसने कहा, इंस्पेक्टर ने, सर पिछली पेशी पे मैं पेश हुआ था तो मेरी बड़ी बेइज्जती की जज साहब ने, अब आपको बुला लिया जी। अब मैं, ज़ाहिर है, जाना था, मरता क्या ना करता, भाग तो हम सकते नहीं हैं। ले जी, मैं पेश हुआ जज साहब के, तो उन्होंने चढ़ाई कर दी उसी तरह, कितनी सर्विस है तुम्हारी, क्या है, फलां है, दब के। और साथ में उन्होंने कहा जी लड़की किधर है। मैंने कहा सर वो लड़की तलाश कर रहे हैं। उसने कहा जी आपको ना 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में लड़की ढूंढ के लाए। अब 3 दिन में मुझे बताएं लड़की कहाँ से मैं ढूंढता, जो 1.5 साल की गायब, और अपनी मर्जी से घर से गई, कोई उसके पास टेलीफोन नहीं कि हम उसकी EMI के ज़रिए ट्रेस करें, उसकी कॉल्स देख सकें कि उसने लास्ट कॉल किसको की, कोई पता नहीं, लड़की गायब। पिक्चर थी उसकी? कोई तस्वीर नहीं, लड़की की तस्वीर ही कोई नहीं माँ बाप के पास जी। मतलब आप लोगों को पता नहीं है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं? कोई नहीं, उसकी माँ सौतेली थी, बाप ने दूसरी शादी की, और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उस वजह से ये भागी के घर में कामकाज ज़्यादा करना पड़ता था। अब होता कुछ यूँ है कि मैं 3 दिन बाद लड़की नहीं मिली। हमने कोशिश बड़ी की कि कहीं से कोई क्ल्यू मिल जाए, लेकिन कोई क्ल्यू नहीं मिल रहा। तो फिर ये हुआ जनाब कि मैं तीसरे दिन पेश हुआ। जज साहब ने मेरी फिर बेइज्जती की थी, टिका के बेइज्जती की, जैसा कि होता है। और वो तो इतने सख्त थे कि अगर आपने हाथ उठा के यूं बात कर ली ना, तो इस पे नाराज़ हो जाते थे कि तुमने हाथ क्यों उठाया, आपने होशियार होकर बात करनी है। अगली पेशी पे उन्होंने जनाब, मेरे डीपीओ थे जो अभी सीपीओ रहे हैं, फैसलाबाद अभी ट्रांसफ़र हुए हैं, मियाँ बिलाल, बहुत ग्रेट आदमी, बहुत अच्छे अफसर, बड़े समझदार, ठंडे मिजाज के अफसर जी। लें जी, अब मैंने उन्हें कहा सर लॉ पेशी पे आ गई है थोड़ी जनाब। अब बिलाल साहब जो हैं, वो मियाँ बिलाल साहब, वो पेश हुए, और जज साहब ने फिर चढ़ाई कर दी, उन पे चढ़ाई हो गई, और मेरे बारे में पूछा उन्होंने कि ये कैसा आपका अफसर है। अब उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, उन्होंने कहा अच्छा है, अगर वो कह देते बुरा है तो मेरे तो उसी दिन ही जज साहब ने मेरा कड़ाका कर देना था। अब 1 हफ्ते का टाइम दिया गया जी। अब हम लोग पसीने पूछते बाहर आए। हाई कोर्ट के बड़े बुरे हालात होते हैं जब जज इस टाइप के हों, हालांकि वो, अब मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, काम उन्हें खुद नहीं आता, और सिर्फ तड़ियाँ लगाना, हमेशा कोई अफसर होगा या कोई जज होगा, तड़ियाँ वही लगाएगा जिसको काम नहीं आता या घर से बेइज्जत होके आता है अपनी बीवी से। ये लिखवा लें, ये कहीं लिख लें आप, जो बंदा घर से जलील होता होगा वो गुस्सा बाहर आके निकालता है अपने मातातों पे या फिर अदालत में। ले जी, बाहर आ गए, मियाँ साहब ने कहा खान साहब ढूंढें अब जनाब, लड़की ढूंढें। ढूंढनी कैसे है? ढूंढनी कैसे, कोई क्ल्यू नहीं है यार। हमने फिर उनके माँ बाप को बुलवाया, बाप को बुलवाया, और मैंने कहा जी सारे रिश्तेदार इसके लेके आए जी, जो भी है जी, अपने ऑफिस में। मेरा ऑफिस होता था जी, वो बड़ा घर एक जगह है, ये डीएसपी बड़ा घर, और बुच्चे की ऑफिस होता था, बुच्चे की एक चौकी थी, बड़ा घर बतौर डीएसपी बड़ा घर था मैं। लें जी, बुला लिया। अब करते 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 एक एक चीज़ मैं पूछी जा रहा हूँ उनसे, कब गई, कहाँ गई। उनका शक उन्हीं औरतों पे था, वो जो उसकी उस्तादियाँ थी बेचारी 2, कि जी वो उन्होंने निकाली है, उन्होंने कहीं आगे कर दी है। आपने सबको पकड़ तो लिया? फिर हमने फिर बुला लिया उनको यार, हालांकि वो डिस्चार्ज हुई थी पहले उस मुकदमे में। अब मजबूरी थी कि अगर कोई नहीं मिलता तो फिर इन्हीं को जाके पेश कर देंगे हाई कोर्ट में, अपनी जान बचाएंगे। लें जी, उसका मामू था एक, उसने मुझे कहा सर मुझे याद आता है कि 6 महीने पहले एक कॉल आई थी और हमने इग्नोर कर दी। मैंने कहा क्या कॉल थी बताओ। उन्होंने कहा जी लाहौर से, उसने कहा एक औरत बोल रही थी कि वो जो आपकी लड़की है वो फलां अड्डे पे चल रही है, ये जो एरिया है ना आपका बंद रोड वाला,
जहाँ वो अड्डे वड्डे हैं सारे ट्रकों के और फैसल मूवर वगैरह के, तो उधर हैं। ये मेन जो अभी तो खैर सड़क सारी नहीं बन गई, एक पेट्रोल पंप है उसके साथ। उसने कहा जी वो जो बैक वाला एरिया है वहाँ से वो लड़की एक और प्रोस्टिट्यूशन जो अड्डे है उस पर वो रखी हुई है। अब वो लड़की वो थी, जो औरत वो थी जो उसको पहले लेके आई थी, पिम्प। पिम्प थी, जो उसे दाता दरबार से फंसा के लाई थी। पहले वो लड़की उसके पास रही 6-7 महीने। 6 महीने बाद वो लड़की आगे चली गई। और लड़की भागी क्यों थी? एक्टिंग के लड़की लिए, वो लड़की मॉडलिंग के वो लिए? बाप की नहीं नहीं नहीं, बाप बाप मैंने जैसे पहले बताया कि बाप ने दूसरी शादी की, तो माँ उसकी जो है उसे मारती थी, काम काज कराती थी, उसकी वजह से भागी। और वहाँ से निकली, बस पे बैठ गई और लाहौर पहुँच गई। लेकिन जी वो नंबर जो था वो मुझे मिल गया, एक क्ल्यू हमारे हाथ आ गया। एक हफ्ता बकाया, पहले दिन हमने ये काम किया कि वो नंबर ट्रेस कर लिया, और उस पे फिर हमने उसका जैसे होता है कि CDR मंगाई। CDR मंगाने के बाद पता चला कि ये नंबर जो है ये लाहौर में फ़लाँ जगह पे चल रहा है। उसकी ऑनरशिप भी हमें मिल गई, और वो ऑनरशिप जो थी वो एक लड़के की थी जो अहमदपुर शर्किया का रहने वाला था। अब अहमदपुर शर्किया मेरा अपना घर है वहाँ, मैं तो हर बंदे से वाकिफ़ हूँ, मुझे सब जानते हैं। अब वो जो बंदा था उसको मैंने कॉल करवाई, और वो बंदा लाहौर से बोल रहा था, उसकी लोकेशन लाहौर की थी, एड्रेस जो था वो उसका अहमदपुर शर्किया का था। तो उसने कहा जी मैं फ़लाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, वो एक बड़ा अच्छा घराना है यार जिसका नाम वो ले रहा था। उस घराने का जब मुझे पता चला अहमदपुर शर्किया का, लेकिन वो दला टाइप बना हुआ था एक लड़की के इश्क में, वहाँ से भागा, और यहाँ आके जैसे होता है पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर बंदा दल्ला बन जाता है। अब वो जो लड़का था उसको हमने कहा जी इस तरह लड़की चाहिए, जिस तरह वो मेरा सब इंस्पेक्टर बात कर रहा था। तो उसने कहा जी ठीक है आप आएँ मुझे मिले। तो हम वो गए जी, जैसे वो काबू आया उसको बिठा लिया, पकड़ लिया, सफ़ेद कपड़ों में सारे थे, हम भी पहुंच गए। फिर एक अड्डा था मुझे याद है गुड्स का, वहाँ बैठ के हमने तफ्तीश की। जब तफ्तीश की तो उसने कहा जी कि हाँ वो लड़की थी, वो एक और जो खातून है जिससे मेरा निकाह, मेरी बीवी है, वो उसके पास है, और वो दोनों तो दुबई चले गए हैं। अब इस सारे प्रोसेस में हमें 3-4 दिन लग जाए गए थे। अगली पेशी भी हमारी आ गई थी, कॉल डिटेल निकलवाना, बाकी सब कुछ करना। अब अगली पेशी फिर आ गई। उस पेशी पे हमने ये किया कि उसका जो पासपोर्ट नंबर था हमें मिल गया, उसकी टिकट का हमें पता चल गया कि दोनों दुबई चले गए, और हम चले जाते हैं जी हाई कोर्ट में जज साहब के, जस्टिस साहब के पेश होने। बड़े खुश थे हम कि अब हमारी जान छूट जाएगी, कि हमने कह दिया सर वो लड़की, ये टिकट है, ये पासपोर्ट है, और लड़की तो दुबई है। लड़की ट्रेस होगी। लड़की ट्रेस हो गई जी, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन जी जैसे पेश हुए, और हमने जो हमारे SSP साहब थे उन्होंने बताया, तो उन्हें फिर चढ़ाई कर दी। अब क्या उसने कहते कहा हैं? जी मुझे नहीं पता, मुझे लड़की चाहिए। अब दुबई से लड़की लाना अली साहब, कहाँ से लाएं लड़की? ना लड़की का पता, ना कोई बात। अब वो हमने काबू किया हुआ था, वो जो लड़का उसकी जिसकी बीवी उसको लेके गई थी वहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए, तो वो हमने काबू किया हुआ था। अब बाहर आके फिर वही SSP साहब ने कहा जी ढूंढो। तो नहीं ढूंढते तो फिर यार, फिर अब तो मैं तो ख़राब नहीं होता, फिर मैं तो किसी को डिसमिस और ये करके जाऊंगा, और आपको भी ज़ाहिर है फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। क्योंकि मेरी बात वो बार बार ये पूछता था कि तुम्हारी रिटायरमेंट में कितना अर्सा है। अब मेरी रिटायरमेंट जो है, आप ये देखें कि ये दिसंबर का वाक़या है, और रिटायरमेंट जो हो रही है मेरी, वो मई में रिटायरमेंट थी 5 महीने अच्छा। बाद। और मैंने कहा इसने मुझे कोई सज़ा दे दी, या इसने लिख के IG को पेश दिया, IG ने तो मुझे डिसमिस कर देना है। और ये हमारे अफसरान जस अदालतों के सामने नहीं टिकते, ये 1 मिनट में फ़ैसला करेंगे। अब अली बाहर निकले, बड़ी दुआएं मांगी यार कि या अल्लाह मदद फरमा। फिर मैं उसे अलहदा ले गया, उस लड़के को। मैंने कहा बात सुन, तू भी अहमदपुरी है, मैं भी अहमदपुरी हूँ, मेरी मदद कर, मेरी नौकरी जाती है। कहता सर मेरे पास उसका दुबई का नंबर है। मैंने कहा चल यार तू उस नंबर मिला। लेकिन जी मैंने अपने फ़ोन से, मैंने अपने नंबर से उसको दुबई कॉल करवाई। वो उसने अपनी बीवी से बात की, सारी डिटेल बात की, मेरे ख्याल को 10-15 मिनट बात हुई। तो उसे ये कहा कि भाई इस तरह मुश्किल हो गई है, वो लड़की जो है हाई कोर्ट में हर सूरत में पेश करनी है, तो आप आ जाएं। उसने कहा जी मैं तो नहीं आती, मेरे तो इतने पैसे खर्चे हैं, मेरी टिकटें हैं, मेरे वीज़े, मेरी बाकी चीज़ें, मेरी रिहाइश, तो अभी हमें आए तो 10 दिन नहीं हुए, तो मेरे तो पैसे पूरे नहीं हुए।
मैं तो यहाँ 3 महीने लगाऊंगी, पैसे पूरे करके आऊँगी। तो मैंने फिर कहा, उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे ये कहा कि यार पैसे हम देंगे। उसे कहो आए। अब इज़्ज़त बचाने के लिए पैसे तो पुलिस वाले अक्सर खर्चते हैं ना। तो अली मैंने उस औरत से फिर खुद बात की। आपने पैसे भिजवाए? नहीं, पैसे नहीं भिजवाए, टिकट तो उनकी रिटर्न होती है ना। रिटर्न टिकट तो यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी विज़िट पे जा रहे होते हैं तो रिटर्न टिकट लाजमी होती है। मैंने उससे बात की और मैंने उससे कमिटमेंट की कि हम जो है, आपके जितना भी नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, आप इस लड़की को किसी तरीके से ले आओ। अच्छा, लड़की अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन कर रही अपनी थी या मर्जी से कर रही जबरदस्ती? अपनी मर्जी से कर रही थी। वो तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी ना, वो तो अपनी मर्जी से कर रही थी। वो तो इतनी मॉडर्न हो चुकी थी, जैसे मैं आगे आपको सुनाता हूँ, तो वो पहचानी नहीं गई। जब वो बाप के सामने गई तो बाप ने नहीं पहचाना। वो तो आपको पता है ना जी, फिर जो मेकअप और ये सारी चीज़ें बंदे को ग्रूम करती हैं जी। मैंने उसे कन्विंस कर लिया जी, बड़ी मुश्किल से, उस खातून को। और उसने कहा जी कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुबह हमारी बात हुई। उसने कहा जी शाम को, अगले दिन की फ़्लाइट है मेरी, दुबई से मैं लाहौर आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो शाम हो गई। शाम को तकरीबन, बल्कि रात हो गई थी, 9-10 बजे, सर्दियाँ थी, 10 बज गए। तो मैं लेटा हुआ था मैं अपने घर पे। तो मेरे जहन में आया, यार इसको चेक तो कराऊं, इसने कल की टिकटें कंफर्म कराई हैं या नहीं कराई। मुझे तो कह रही है, पासपोर्ट नंबर हमारे पास थे जी। अली मैंने वो पासपोर्ट दिया, नंबर दिया डीपीओ साहब को जी। उनके कुछ दोस्त थे वो एयर ब्लू में, जो ये है इस पे इनकी टिकट एयर ब्लू की थी। तो थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आई, कोई आधे घंटे बाद, बिलाल साहब की ना, मियाँ बिलाल साहब की। कहते हैं अजीज़ वो तो बैठ गई हैं जहाज़ में और वो मुल्तान उतर रही हैं। अच्छा, आपके 12 साथ बजे ब्लफ कर रही थी? हमें वो ब्लफ कर रही थी। हाँ। आप ये देखें कि रात को वो बैठ रही थी 12-1 बजे, सुबह उसने 3 बजे उतरना था मुल्तान। अब मैंने कहा सर, अब मुल्तान उतर रही है तो हम कैसे पहुँचें? यहाँ से तो कम से कम 4 घंटे की ड्राइव है। हमारे जाने से पहले उन्होंने एयरपोर्ट से निकल जाना है, तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा सर आप सीपीओ साहब से बात करें। तो फिर सीपीओ साहब से बात हो गई, डीपीओ साहब की। फिर मुझे कन्वे किया, उन्होंने कहा जी वहाँ डीएसपी फ़लाँ हैं, आप उनसे बात करें। फिर मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा सर आप पहुँचें एयरपोर्ट पे और जैसे वो पहुँचें उन्हें पकड़ लें, हम लोग भी पहुँच रहे हैं। खैर उन्होंने एसएचओ कैंट जो है, क्योंकि कैंट का इलाका है, वो और डीएसपी साहब खुद गए और जैसे वो जहाज़ से उतरे, बाहर निकले, उन्हें काबू कर लिया गया। दोनों ख़वातीन थी और बड़ा उनके ख़ास खूबसूरत बैग, बड़ा सामान शमान, ये जैसे मॉडर्न ख़वातीन होती हैं। और जब हम पहुँचे तो मुझे कॉल की रास्ते में, तो मुझे पता चला जी थाने कैंट में बिठाया हुआ है, थाना कैंट मुल्तान में जी। मैं सीधा गाड़ी लेके आ रहा, मेरा घर मुल्तान में है, घर भी नहीं गया, मैं सीधा थाने कैंट पहुँचा। और वहाँ जाके देखा तो अंदर कमरे में खुशबुएँ थीं जी, और 2 बड़ी खूबसूरत किस्म की ख़वातीन, 2 लड़कियाँ बैठी हुई। मैं हैरान परेशान कि ये देहात की लड़की है, जो वो उपलियाँ, वो जो थापी हम पता नहीं क्या कहते हैं, गोबर की बनाते हैं, जिस पे टैक्स लग गया, तो वो बनाते बनाते उठ के आ गई। लें जी, मैंने इतला दी, अपने डीपीओ को कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। उनका सामान था, उनके टेलीफोन थे, बैग था, उसमें काफ़ी चीज़ें थीं। वो लेके जी हम पहुंच गए वापस बड़ा घर जी। और दूसरे दिन, एक दिन उन्हें रखा अपने पास, दूसरे दिन हाई कोर्ट में फिर पेशी थी। और प्रोटोकॉल से रखा? ज़ाहिर है प्रोटोकॉल के साथ हम क्या करते, किसी मेहमान कोर्ट थी? में तो हम पेश नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाई कोर्ट में पेश करना था। और लड़की मगविया थी, लड़की का तो 365 का मुकदमा दर्ज था ना। अब ये जहाँ आप ख्याल रखिए, वो लड़की मगविया है, मुलजिम नहीं है। मगविया को हमने पेश करना है जी। और हमने उसके बाप को भी नहीं मिलने दिया, इसलिए कि वो बड़ा ज़रूरी है, कल को अदालत हमें ये ना कहे कि तुमने उनके बाप से क्यों मिला दिया। दूसरे दिन जी डीपीओ साहब साथ गए और हमने वो लड़की पेश कर दी। उन्हें वो लड़का भी था जो उसका, वो दूसरी औरत भी थी। पहले उन्होंने उस औरत की बेइज्जती की कि तुम इसे लेके गई, तुमने फ़लाँ ये वो। और उन्होंने कहा जिस लड़की को अपने वालिदैन से मिलवाएं। और हमने कहा सर अब यही था कि हमारे लिए क्या हुक्म होना है। हम बड़े खुश थे, मुबारकें दे रहे थे आपस में। थोड़ी देर बाद जज साहब की बड़ी गरजदार आवाज़ आई, हाँ जी। तो वो सारे होशियार हो गए। फिर उन्हें कहा जी जितनी लड़कियां पाकिस्तान से दुबई गई हैं सारी वापस लेके आओ।
वो पुलिस का काम थोड़ी है। वो यार मेरा कहाँ काम है, अब जज का हुक्म है यार। देखे ना, ये लोग जज होते हैं, ये जस्टिस, अब मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, मुझ पे कंटेम्प्ट लग जाएगी। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो साहब हैं, कि इस टाइप के लोग भी जुडिशरी में होते हैं। अब मैं डीपीओ साहब का मुंह देखूं, वो मेरा मुंह देखें। फिर हम बाहर आ गए जी, उन्होंने कहा जी सारी लड़कियां ढूंढो। फिर हमारे वो इंस्पेक्टर साहब थे, हमें उन्हें टास्क दे दिया अभी ढूंढो। तो मेरे ख्याल लाहौर का कोई कंजर नहीं छोड़ा गया, हर कंजर को फिर सर्च किया गया कि यहाँ किन किन की लड़कियाँ दुबई हैं। बहुत सी वो, अब जो लड़कियाँ दुबई गई हुई हैं कहाँ वापस आती हैं यार हमारे कहने पे? उनको तो आईजी कहे वो नहीं आएंगी, तो किधर आती हैं? वो चिल कर रही हैं, पैसे खर्चे किए हुए उन्होंने। और यहाँ तो बहुत से लोग वफद लेके, ताइफे लेके जाते हैं, ऐसे ही प्रोमोटर्स हैं, वो लेकर प्रोमोटर्स जाते हैं, हैं। लेके जा रहे होते हैं। काम ही यहाँ दुबई में यही था, अब थोड़ा सा हल्का हो गया जंग की वजह से। तो जी उसमें और तो कोई समझ ना आए कि हम करें क्या। मैंने मशवरा दिया डीपीओ साहब को, मैंने कहा सर जो भी लड़कियां यहाँ मिलती हैं ना, 2 4 5 हम कहेंगे सर ये भी दुबई से आई हैं, और जज ने कौन सी तस्दीक करनी है? ले जी, अगली पेशी पे हम पहुंच गए, वो 4 5 लड़कियां, साथ में कोई दल्ले। तो हमने कहा जी ये सर ये भी दुबई थी, और इसके अलावा कोई और दुबई लड़की नहीं है जी हमारी लाहौर की जी और यहाँ की जी। तो जज साहब बड़े खुश हुए, लेकिन उन्होंने ये किया क्योंकि लड़की अपने वालिदैन के साथ जाने को तैयार नहीं थी, बावजूद इसके कि उसको वालिद को मिलवाया गया पहले, फिर दारुल अमान उसे भेज दिया गया। लड़की ने कहा कि जी मैं तो नहीं जाती, मैं तो इनके पास रहूँगी, इधर मज़े हैं। तो उन्होंने हमें ये ऑर्डर किया, इन सबको भी चालान करें उस मुकदमे में, इस लड़की को भी चालान करें। यानी जो मगविया है ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ होगा कि जो अगवा हुई, अपनी मर्जी से गई, अगवा तो हुई नहीं, पहले तो ये पर्चा खारिज होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी सबको चालान करें। और चालान किस केस में किया? 365 अगवा। तो हमने जनाब कोई 1 2 और दफ़े लगाए, ऊपर नीचे जैसे होता है प्रोसिक्यूशन का, तो लगा के हमने सबको फिर चालान कर दिया। और बाद में मेरे ख्याल सारे बरी हो गए होंगे, क्योंकि जज साहब फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ से फिर घर को चले गए। तो ये बड़ी अजीब व गरीब कहानी थी कि यहाँ आपके लाहौर से, कराची से, पूरे पाकिस्तान से, फिर ये देहात हैं इनकी लड़कियाँ आती हैं, फिर उन्हें जनाब मेकअप करने का गुर सिखाया जाता है, उठने बैठने का गुर, तमीज़ सिखाई जाती है। जो बहुत खूबसूरत होगी वो उसका जो है रेट ज़्यादा होगा, जो माठी होगी फिर वो इसी तरह से, जिसको डांस आता है वो नाचेगी, और जिसको नहीं आता वो प्रोस्टिट्यूट बन जाएगी। तो ये सारा चल रहा है। हम तो कहते हैं ना कि ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारा कुछ यहाँ हो रहा है आपके। यहाँ की लाहौर की कराची जा रही हैं, कराची की लाहौर आ रही हैं, पतोकी की लाहौर आ रही हैं, कसूर की कराची जा रही हैं। तो जो जहाँ के भी हैं, भावलपुर की कहीं और जा रही होगी, मुल्तान की कहीं और जा रही होगी। तो ये सारा काम उसी तरह हो रहा है। अच्छा, हमने स्टार्ट तो किया था कि किस तरह से लड़कियां जो हैं वो शादी करके चाइना जा रही हैं और वहाँ पर उनसे प्रोस्टिट्यूशन या गुलामी करवाई जा रही है। तो चाइना के अलावा भी किसी और मुल्क में जाती हैं और वहाँ पर गुलामी या प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होती है? अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों की हद तक भी तो है, लेकिन जो बंदे हैं वो भी तो जा रहे हैं ना बाहर। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि जो बैंकॉक जाते हैं वहाँ टैक्सी ड्राइवर उन्हें अगवा कर लेते हैं, और फिर उनके फ़ोन कॉल्स आती हैं कि हमें फ़लाँ जगह पकड़ा हुआ है। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी मैंने देखी हैं, बड़ा बेदर्दी से मार रहे हैं, किसी का कान काट रहे हैं, किसी की उंगली काट रहे हैं, और फिर उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं। ये सारे आपके जो एरियाज़ हैं, थाईलैंड और इसके साथ के एरियाज़, उसमें हो रहा है। हमारे जो गल्फ़ हैं इसमें कम है, उसमें भी बड़ी बातें होती हैं कि जी सऊदीया में जो यहाँ से भेजे जाते हैं ऊँटों को वो दाने के लिए, एक मूवी भी बनी है ना, आपने शायद वो देखी है, जी। इंडियन मूवी। उसमें भी वो दिखाया गया है, हालांकि वो गलत है कल्चर या सही है, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि जी उनको, उनके साथ बड़े बुरे तरह पेश आया जाता है। जो ऊँट चराते हैं, जंगलों में रखा जाता है, चौलिस्तान में रहते हैं, कई लोग भाग के आते हैं वहाँ से, वापस भी आते हैं, नहीं भी आ सकते। तो ये चल रहा है, ये तो पूरी दुनिया में होता है जी, ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, सिर्फ यहाँ नहीं। बाकी प्रोस्टिट्यूशन इसी तरह पूरी दुनिया में है कि लड़कियों को ले जाया जाता है और उनको बेचा जाता है आगे, और आज भी वो बिक रही हैं इसी तरह। और ज़्यादातर में उनकी अपनी मर्ज़ी भी शामिल है। अली, इसी तरह एक और वाक़या भी मेरे जहन में आ गया जी। आप कहते हैं ना कि वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं, तो 2 लड़कियाँ थीं जो डेट पे गई थी। एक लड़की डेट पे जाती है, दूसरी उसके साथ लाजमी जाती है, ये आपको अंदाज़ा होगा। सहेली बनकर। सहेली बन के, सहेली साथ होती है, वो कहने को तो हिफाजत करने जाती है, लेकिन ख़ुद भी रगड़ी जाती है बाज़ औक़ात जी।
आज वो जो सहेली है, वो दोनों सहेलियां गई डेट पे, मुल्तान की बात है। वो लड़का बड़ा तेज़ था, हरामी किस्म का लड़का था, उसके साथ एक और दोस्त भी था जी। अब एक लड़की ने अक्लमंदी की कि एक छोटा फ़ोन उसने अपने इसमें रख लिया, ब्रा में रख लिया। बाकी फ़ोन जो था उस लड़की का, एक जो एंड्रॉयड था, एक दूसरा फ़ोन था जो आम फ़ोन होता है। शायद डरी हुई होगी या एहतियाती तौर पे उसने कर लिया। अब वो जैसे बैठे, उन्होंने कहीं जूस वूस पिलाया, गाड़ी में बैठे, तो दोनों लड़कियां बेहोश हो गई। अब दूसरा मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, उसका बंद कर दिया गया और वो गाड़ी वहाँ से निकल पड़ी थी। अब कोई पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो एक जो जिसकी बेटी थी वो फोर्स का बंदा था। बिल्कुल सच्चा वाक़या है मुल्तान का जी। अब उसने जाके कंप्लेंट की और उसने कहा जी कि इस तरह मेरी बेटी अपनी सहेली के साथ घर से गई है स्कूल के लिए और वो गायब है। वो फिर तफ्तीश शुरू हुई जी। मैं तो नहीं था, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया, पुलिस ऑफिसर है। तो ट्रेस किस तरह हुआ, उस मोबाइल फ़ोन से। तो फिर वो मोबाइल फ़ोन के जब मंगाया गया, CDR मंगाई गई, 1-2 दिन तो लग गए, लेकिन वहाँ से पता चला वो जो उसका रूट था सारा, वो मुल्तान से वो लड़की पतोकी पहुँच गई। और पतोकी भी उस बाज़ार में, जहाँ, क्योंकि पतोकी भी बहुत बड़ा चकला है ना, ये चकले डिफरेंट जगहों पे हैं, शायद आपको आइडिया है, मुल्तान है, हैदराबाद है, लाहौर बहुत बड़ा है, इस तरह चकले जहाँ वो मुजरा वुजरा होता था और बाकी काम होता है। तो वहाँ वो बच्ची वहाँ थी और उसको बंद किया हुआ था इन्होंने। वो लड़की डर के मारे फ़ोन निकाल के बात भी नहीं कर सकती, 2 दिन वो बेहोश रही। और उस मोबाइल की वजह से फिर पुलिस यहाँ पहुँची, उसके घर पे रेड हुआ। तो उस औरत जो थी वो नायका, उसने कहा जी मैंने तो ये ख़रीदी हैं लड़कियाँ, मैंने 3 लाख में दोनों ख़रीदी हैं। और फिर उसके बाद उसने बताया कौन बेच के गया। वो जो बॉयफ्रेंड वो था। जो बॉयफ्रेंड थे वो बेच के गए, एक उसका था, एक दूसरा साथी था। और बाद में वो गिरफ़्तार हुए और उनको बच्ची बरामद हो गई, सिर्फ अक्लमंदी की वजह से। एक उसने छोटा मोबाइल अपने पास रख लिया जिसने ट्रैकर का काम कर दिया, और वो वहाँ से पता चल गया कि ये कहाँ मौजूद है। अगर वो मोबाइल फ़ोन ना होता तो वो लड़की यहाँ से बिकती, कराची जाती, कराची से कहीं और चली जाती। और इस केस में चालान हुए। जी चालान हुए थे वो सारे, सज़ा हुए नहीं हुए पता नहीं, क्योंकि सज़ा याबी का जो है ना हमारा रेट, वो 2% भी नहीं है। अच्छा, इसी से एक और केस में याद है, आज से कुछ महीने पहले की बात है, आपने भी ये कवर किया है, लिया की एक स्टोरी है। लिया सेक्स स्कैंडल के नाम से ई-कॉमर्स की एकेडमी थी, वहाँ पर लड़कियों को जूस पिला के उनसे ज़्यादती की जाती थी, उनकी वीडियोस बनाई जाती। अब जो उसके अंदर मुल्ज़िमान थे वो सारे बरी हो गए हैं। अली बरी क्या, घर चले गए हैं सारे। अब मैं उस पे मैंने 2 विलाग किए और मैंने कहा जी इसका मैं देखता रहूँगा क्या है। और DPO साहब ने बड़े की, जो DSP साहब हैं उनको हमने शाबाशें दी, SHO को बड़ी शाबाशें दी कि वो, एक शेख था, एक और दूसरा उसका दोस्त था, और वो सारे घर को चले गए, मुद्दई बैठ गए। अब यहाँ पे जो 2 हमारे CCD के जो है ना जी चेहरे, वो मैं बेनकाब ज़रूर करूँगा कि आम बंदे के तो नेफे में आप पिस्टल चला देते हैं, जिसने किसी को छेड़ दिया। एक मैं देख रहा था कि एक बंदे ने दूर से खड़े होकर फ़ौज इशारा कर दिया, उसकी टांग तोड़ दी गई। ये कल लगा हुआ था जी, दोनों लड़कों की, जो मोटरसाइकिल पे बैठे कई औरतों को इशारा कर रहे हैं, कि फजूल किस्म का इशारा कर रहे हैं। उनको पकड़ा गया, पकड़ के दोनों टांगें उनकी, एक की टांग लेफ़्ट तोड़ी गई, दूसरे की लेफ़्ट या राइट तोड़ दी गई। अब शेख ज़बान को कुछ नहीं भी कहा गया, और उस लड़का मुदस्सिर जो ख़ास तौर पे है, चलें शेख तो उसमें इन्वॉल्व था ना, जो असल था, जो लड़कियां को नशा पिलाता था, वीडियो बनाता था, जिसके मोबाइल फ़ोन से ये सारी चीज़ें निकली, वो भी घर चला गया। कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। पूरी दिहाड़ी लगी है जी वो। अब वो लड़कियां तो वैसे बैठ गई, वो कुछ दिहाड़ीबाज भी थीं जो आ गई जी, हमारे साथ भी हुआ था, पर्चे हो गए, पुलिस की अलहदा दिहाड़ी लग गई है, और उसकी पैसा है उनके पास, सूद का पैसा है, हराम का पैसा है, और अब वो फिर शिकार की तलाश करेंगे कहीं ना कहीं। आप बड़े किस्से मशहूर हैं, आप ये देख लें कि जी मोस्टली लोग ऐसे हैं जो इसी टाइप के क्राइम करते हैं, वो बच जाते हैं, फिर कर रहते हैं, रिपीटर होते हैं वो जी, और बार बार करते हैं जी। कानून फ़ायदा देता है ना। कानून फ़ायदा देता है। और सबसे बड़ी बात जी, गवाह बैठ गए, मुद्दई बैठ गया। जब गवाह और मुद्दई बैठ गए तो फिर जज साहब कहते हैं जी मैं क्या करूं। तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं जी जो चल रही हैं, और बात वही है कि जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सबके लिए इक्वल नहीं सबके होगा। लिए कानून नहीं होगा, किसी के आप नेफे में पिस्टल चला रहे हैं, किसी की टांगे तोड़ रहे हैं, और किसी को आप कुछ नहीं कर रहे, और भाई उसके भी तो टांगे तो तोड़ देना कम से कम।
उस वक्त तो स्टैंड कर रहे थे ना गवाह और मुदई, तो वो भी बैठ गए बेचारे, 10 दिन 15 दिन कितना वो लड़ लेते। अच्छा, ये जो अफसरान होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, इन्हें तो पता होता है, देख के बता देते हैं कि ये गिल्टी है या नहीं है, वो भी छोड़ देते हैं, वो भी दिहाड़ी भाई लगा लेते हैं। वो अब देखे ना, गिल्टी तो मुझे पता है, अब इससे बड़ी बात क्या कि वो बंदा पकड़ा गया, उसकी वीडियोस उसके मोबाइल से निकली, वहाँ उस लड़की ने शोर किया कि मुझे ले जाके नशा पिलाया गया, मुझसे हाथापाई कर रहा था, मैं भाग के आई, 15 पे कॉल हुई, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। उसके बावजूद भी अगर कोई खड़ा हो जाए और बच जाए, और ना उसके नेफे में पिस्टल चले ना टांग, और तो उंगली तोड़ देता यार उसकी, वो कुछ ना कुछ तो कर देती सीसीडी। सीसीडी बस है, इसीलिए वो सारे मेरे जानने वाले हैं, मेहरबान है, लेकिन अब जो हक सच बात है वो तो मैंने करनी है, और जो मर्जी कर लें, जिसका दिल चाहता है। आम बंदे को भी नेफे में, जैसा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, वो चल जाता है। गरीब गुरबा काबू आते हैं हमेशा हमारे मुल्क में। जो गरीब है वही मरेगा, वही लुटेगा, जो अमीर है जिसके पास पैसा है वो बचेगा जी, वो कानून भी ख़रीद लेगा, मुदई भी खरीद वो लेगा। मुदई भी ख़रीद लेगा, तो सारी चीज़ इसी तरह चल जाएगी जी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। आज के पॉडकास्ट में तो हमने बात की इंसानी स्मगलिंग की, और उन केसेस पर बात की जिसमें पाकिस्तानी लड़कियों को शादी का झांसा दे के उनके साथ फ्रॉड करके उन्हें बैरून मुल्क स्मगल किया जाता है, उनके साथ वहाँ पर जुल्म किया जाता है, उनसे जिस्म फरोशी करवाई जाती है। अगर इस पॉडकास्ट के हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, या आपका कोई सवाल हो, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको पता हो, तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।